आज की इस क्लास के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि ना कि बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, बल्कि ये हर किसी की रिक्वायरमेंट भी है आज के इस समय के अंदर। क्या आप सब लोगों को पता है कि मनी से पहले हमारे पास बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था? तो क्या ऐसी दिक्कतें पड़ी कि आप सब लोगों को आज के इस समय के अंदर मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर देखने के लिए मिलता है? मनी जिसकी वजह से आप सब लोग आज की बेसिक चीज़ों को परचेज कर पाते हैं, मनी जिसकी मदद से आप सब लोग अपनी लग्जरियस चीज़ों को परचेज कर पाते हैं, मनी जिसकी वजह से आप सब लोग हर एक चीज़ को परचेज कर पाते हैं जिन चीज़ों की आप लोग के रिक्वायरमेंट है। तो आप सब लोगों को इसकी हिस्ट्री पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे कि मनी क्या होता है, मनी से पहले कौन सा सिस्टम हुआ करता था और मनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं प्रिंस ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल CUT अड्डा 247 के ऊपर, जो आपको करवाता है सबसे बेहतरीन तैयारी आपके CUT एग्जाम्स की। मनी एट बैंकिंग चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि मनी के अंदर हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स को डिस्कस करना है। तो मनी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करूंगा, सबसे पहले जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करने हैं वो नंबर 1 पर है मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि मनी का मतलब क्या होता है और मनी जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुआ, इसका इवोल्यूशन कैसे आप लोगों को देखने के लिए मिला। क्या मनी हमें इनिशियल समय से ही देखने के लिए मिलता था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मनी को एक्सेप्ट किया गया एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार का मनी होता है। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फियाट मनी की, इसके अंदर हम लोग डिटेल में समझेंगे फिड्यूसरी मनी के बारे में, इसके अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं फुल बॉडीड मनी के बारे में कि फुल बॉडीड मनी क्या होता है। देन आप मनी के फंक्शंस के बारे में समझेंगे कि व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय मनी। मनी के फीचर्स क्या हैं जो आगे चलकर जब हम लोग बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बारे में समझेंगे तो आप लोगों को बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर कुछ दिक्कतें देखने के लिए मिलेगी और उन्हीं दिक्कतों का सॉल्यूशन जो है वो मनी निकल कर आएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी की, सप्लाई ऑफ मनी के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी की बात करेंगे, मनी सप्लाई के बारे में बात करेंगे और मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई के बारे में बात करेंगे कि मनी सप्लाई को किस तरह से मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करता हूं मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी से, तो मनी क्या है, तो आप सब लोग बोल सकते हैं कि मनी इज अ थिंग, मनी एक वस्तु है जिसको कि कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज मनी? तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसको कि लोगों के द्वारा कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है अपने ट्रांजैक्शंस को फुलफिल करने के लिए। आगे यहां पर क्या आता है, एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया की अगर मैं बात करता हूं, अगर इंडिया के अंदर मुझे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना है तो उसको परचेज किया जाता है रुपीस की मदद से। वहीं पर अगर मैं यूएसए की बात करता हूं तो वहां पर इसको परचेज किया जाता है डॉलर की मदद से। अगर यूके की बात करता हूं तो यूके के अंदर चीजों को परचेज किया जाता है यूरो की मदद से। और ये सारे के सारे कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है अलग अलग कंट्रीज के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर इसको अलग अलग मीडियम के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है। देन लेकिन हमारे पास अर्लियर टाइम के अंदर जब गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था गुड्स के बदले में, तो उसको बोला जाता था B2B एक्सचेंज, यानी कि बार्टर टू बार्टर एक्सचेंज, या फिर बार्टर सिस्टम बोला करते थे, या फिर इसको C2C एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता था। C2C एक्सचेंज का मतलब हुआ कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, जहां पर कॉमोडिटियों के बदले कॉमोडिटीज को हम लोग एक्सचेंज करने की बात करते हैं। देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, अर्लियर टाइम के अंदर हम लोगों को मनी का कोई भी कॉन्सेप्ट देखने के लिए नहीं मिलता था। तो उस समय पर एक्सचेंज जो है वो कैसे पॉसिबल हुआ करता था, यानी कि गुड्स को तो उस समय पर भी एक्सचेंज किया जाता होगा। डेफिनेट सी बात है कि अगर एक पर्सन को कोई गुड्स चाहिए तो वो दूसरे पर्सन से गुड्स को कैसे ले सकता था, तो कुछ ना कुछ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो उस समय पर भी रहता होगा। तो वहां पर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जनरली चला करता था वहां पर गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज किया जाता था। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पर देखेंगे कि एक कॉबलर की बात कर रहा है। कॉबलर जाहिर सी बात है क्या बनाएगा, शूज बनाएगा, जूते बनाएगा, और उसको उसके बदले में क्या चाहिए, वीट चाहिए। किससे चाहिए वीट? फार्मर से। तो फार्म वर्कर जो है, साथ ही साथ में जो फार्म वर्कर्स है उनको भी जो पेमेंट उस समय पर की जाती थी वो फूड ग्रेन्स के तौर पर की जाती थी, ना कि मनी के तौर पर की जाती थी। यानी कि अगर एक पर्सन मान लेते हैं कॉबलर है और दूसरी तरफ
एक पर्सन है जो कि फार्मर है, तो अगर कॉबलर को वीट चाहिए और फार्मर को शूज चाहिए, तो ग्रेन्स को, फूड ग्रेन्स को या फिर वीट ग्रेन्स को एक्सचेंज किया जाएगा शूज के बदले में, और शूज को एक्सचेंज किया जाएगा फूड ग्रेन्स के बदले में। यानी कि गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज किया जाता था, जिसी को ही हम लोग कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज के नाम से भी जानते थे, एंड सो ऑन। इसी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को हम लोग बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम सब लोग बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी इसे बोलते हैं। नाउ होता क्या था कि उस पर्टिकुलर समय के अंदर हमारी जो जरूरतें हुआ करती थी, हमारी जो नीड्स हुआ करती थी, वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हुआ करती थी, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी। इसीलिए वहां पर आसानी से कॉमोडिटी को कॉमोडिटी के बदले में एक्सचेंज किया जा सकता था, कॉमोडिटी को कॉमोडिटी के बदले में एक्सचेंज किया जा सकता था उस पर्टिकुलर समय के अंदर। तो ज़्यादा दिक्कतें हम लोगों को फेस करने के लिए नहीं मिलती थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें जो है वो बढ़ी, लोगों की वॉन्ट्स जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुई, तो उन वॉन्ट्स के इंक्रीज होने की वजह से ये जो बार्टर सिस्टम है ये सस्टेन नहीं कर पाया, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फेल हो जाएगा। तो क्या बोलता है, विद मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉन्ट्स, जैसे जैसे लोगों की वॉन्ट्स जो है वो मल्टीप्लाई हुई, ग्रेटर नीड्स ऑफ एक्सचेंज की हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ी। तो जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है वो क्या हो जाता है, गलत प्रूफ हो जाता है या फिर इनएफिशिएंट प्रूफ हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास फिर मनी का कॉन्सेप्ट आता है, या फिर मनी को इन्वेंट किया जाता है एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर। यानी कि मनी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ अब गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज नहीं किया जाता। अब जैसे ही मनी का इन्वेंशन हुआ, तो मनी के इन्वेंशन का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि अब गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज नहीं किया जा रहा है। तो गुड्स को किसके बदले में एक्सचेंज किया जाता था, तो गुड्स को हम लोग एक्सचेंज करते थे किसके बदले में, मनी के बदले में। तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जाने लगा। तो नाउ द गुड्स वाज नॉट सोल्ड इन प्लेस ऑफ गुड्स बट वर सोल्ड फॉर मनी। अब गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको मनी के बदले में एक्सचेंज किया जाएगा। अगर मैं मनी के भी इवोल्यूशन की बात करूं, तो मनी का इवोल्यूशन भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे हुआ, तो क्या आज जो आप लोग करेंसी देखते हैं, आज जैसे कि इंडिया के अंदर आप रुपीज देखते हैं, जिसके अंदर पेपर करेंसी और कॉइन करेंसी दोनों आती हैं, तो क्या इनिशियल फेज जब मनी आता है तो इंडिया के अंदर यही कॉइन्स और ये रुपीज चला करते थे क्या? नहीं। इसका राइट आंसर क्या है कि इनिशियली जब बात की जाए तो कॉइन्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर को यूज किया जाता था मनी के तौर पर। यानी कि अगर आप सब लोगों ने कई बार कई जगह पर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने कभी किसी सीरीज वगैरह को देखा होगा, तो वहां पर भी आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा पुरानी सीरीज के अंदर कि गोल्ड के सिक्कों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, सिल्वर के सिक्कों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, इसकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। रिक्वायरमेंट क्यों कम हो जाती है, क्योंकि इसकी सप्लाई कम हो जाएगी। और सप्लाई कम क्यों होगी, इसके पीछे का रीजन था कि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जब इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज करना शुरू किया गया, तो लोगों ने क्या किया, क्योंकि प्रीशियस मेटल थे तो लोगों ने इसको अपने पास होल्ड करना शुरू कर दिया, राइट। लेटर बाद में अलॉय मेटल जो थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया और उनको कॉइन के तौर पर यूज किया गया। बाद में फिर आप लोगों को पेपर मेटल्स भी पेपर मनी भी आप लोगों के लिए देखने के लिए मिला। और अब आज का जो समय है, आप सब लोगों को पता है, प्लास्टिक मनी का समय है। प्लास्टिक मनी का मतलब है कि अब आप चीजों को परचेज कर सकते हैं किसी भी शॉप से, किसी भी जगह से, किसके बदले में, आप अपने कार्ड्स के बदले में। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड ले जाते हैं, आप अपने डेबिट कार्ड ले जाते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की मदद से आप सब लोग अपनी शॉपिंग कर पाते हैं। तो हमारे पास जो समय आया वो किस चीज का आया, प्लास्टिक मनी का समय आया, राइट, जिसको कि हम लोगों ने कार्ड्स के फॉर्म में बोला। तो अब हम लोग जो है ट्रांजैक्शन कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कार्ड की मदद से भी कर सकते हैं। तो इसी को ही प्लास्टिक मनी का टाइम भी बोला गया। अब आने वाले टाइम के अंदर आप सब लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग जो आपकी जो चीज़ें एक्सचेंज है वो किसकी साथ हो सकती है, क्रिप्टो करेंसीज के साथ भी आप लोग अब ट्रेड कर पाते हैं, आप चीज़ों को परचेज और सेल कर पाते हैं। तो अब डिजिटल करेंसी का समय भी हमारे पास जो है वो आता हुआ दिख रहा है। So thus we can say that money is related to the need to facilitate exchange. तो मनी का रिलेशन किसके साथ है, तो आप सब लोग बोल सकते हैं मनी इज रिलेटेड टू फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंज, फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंज। आप एक्सचेंज को अपना फैसिलिटेट कर पा रहे हैं, एक्सचेंज को आप लोग अपना इंक्रीज कर पा रहे हैं।
नाउ इसी के साथ हमारे लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सब लोग बार्टर सिस्टम और मनी सिस्टम के अंदर या फिर बार्टर इकोनॉमी और मनी इकोनॉमी के अंदर एक डिफरेंस जो है उसको समझ सकें। तो जब मैं बार्टर इकोनॉमी की बात करता हूं और दूसरी तरफ मैं मनी इकोनॉमी की बात करता हूं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है बेसिक। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो बार्टर इकोनॉमी जो है वो मनी लेस इकोनॉमी हुआ करती थी, जहां पर गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था गुड्स के बदले में। यानी कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर हम लोग गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज करते थे, इसीलिए उसको C2C इकोनॉमी यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता था। सेकंड, इस टाइप की इकोनॉमी के अंदर गुड्स को गुड्स के बदले में डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता था, यानी कि डायरेक्ट एक्सचेंज हुआ करता था। यानी अगर एक पर्सन को शूज की रिक्वायरमेंट है, और दूसरी साइड एक पर्सन है जिनके पास वीट है, एक पर्सन है जिनके पास क्या शूज है, और दूसरी तरफ एक पर्सन है जिनके पास क्या है, वीट है। तो आपस में अगर इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करना है तो ये गुड्स के बदले में गुड्स को ही एक्सचेंज कर पाया करते थे, क्योंकि हमारे पास उस समय पर मनी टाइप का कोई भी सिस्टम या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखने के लिए नहीं मिलता था। आगे यहां पर क्या बोलता है, एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन इज फ्यू एंड डिफिकल्ट। तो एक्सचेंज बहुत कम हुआ करता था उस समय पर, क्योंकि लोगों की जो नीड्स हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हुआ करती थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ी, जिसकी वजह से हम सब लोगों को एक नया सिस्टम को लेकर आने की जरूरत पड़ी, या फिर एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर आने की कोशिश, नए कॉन्सेप्ट को लाने की जरूरत पड़ी, जिसको कि हम लोगों ने मनी बोला। बार्टर इकोनॉमीज जो है वो अब आजकल के समय के अंदर आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलती है। यू डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एज ऑफ नाउ। अब अगर मैं मनी इकोनॉमी की बात करता हूं, दूसरी तरफ, तो मनी में और बार्टर सिस्टम में क्या फर्क है। तो पहले जहां पर गुड्स को गुड्स के बदले में डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता था, अब उसका एक्सचेंज एक सिस्टम के थ्रू हो गया, जिसको कि हम लोगों ने मनी बोला। तो क्या बोलता था, मनी इकोनॉमी इज वन वेयर मनी इज कॉमनली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी इकोनॉमी वो होती है जहां पर मनी को यूज किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर। इंडिया के अंदर रुपीस में ट्रांजेक्शन होती है, यूके के अंदर पाउंड में होती है, सॉरी यूरो के अंदर होती है, यूएसए के अंदर जो होती है वो डॉलर के अंदर होती है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाती है बिकॉज ऑफ मनी। इन दिस इकोनॉमी एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज इनडायरेक्ट। यहां पर गुड्स का एक्सचेंज जो है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि जहां पर पहले शूज को वीट के बदले में एक्सचेंज किया जा रहा था, अब इसके बदले में क्या होगा, एक इनडायरेक्ट मीडियम आएगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, मनी बोलेंगे। और वो मनी क्या करेगा, मनी फैसिलिटेट कर देगा इस एक्सचेंज को। यानी कि जिस पर्सन के पास शूज है वो पहले क्या करेगा, शूज को बेचेगा मार्केट के अंदर और उसके बदले में मनी लेगा। फिर उसके बाद अगर उसको वीट की रिक्वायरमेंट है तो वीट को परचेज करेगा और उसके बदले में वो मनी देगा। तो अब मनी की वजह से क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट एक्सचेंज होना शुरू हुआ, जो कि पहले डायरेक्टली हुआ करता था। आगे, एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन में इज मैनी एंड स्मूथ। तो अब जो ट्रांजेक्शन्स आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, तो अब आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन देखने के लिए मिलती है। अब अगर आप मार्केट के अंदर चले जाते हैं और चीज़ों को परचेज करने की कोशिश करते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को किसी भी दाम पर क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो अब आगे क्या बोलता है, यहां पर ध्यान से समझना, ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर मनी इकोनॉमी। आज के इस समय के अंदर सारी की सारी इकोनॉमीज जो है वर्ल्ड के अंदर वो मनी इकोनॉमी है। अब आपको बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो है वो कहीं पर भी फॉलो होता हुआ नजर नहीं आता है। अब बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस होगी जो आगे चलकर फीचर्स बनेंगे मनी इकोनॉमी के। तो आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मनी की परिभाषा समझेंगे कि मनी का मतलब होता क्या है। तो अगर मैं मनी की बात करता हूं तो मनी की कोई सच परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो बोला जाता है मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जिस काम के लिए मनी को लाया गया या फिर जो काम मनी के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो चीज मनी करता है वो मनी है। यानी मनी आप लोगों को पता है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जाता है
और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं तो आपको एक और चीज यहां पर देखने के लिए मिलती है कि मनी को डिफाइन किया जा सकता है एक इंस्ट्रूमेंट जो सर्व करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर काम करता है, जिसकी स्टोर ऑफ वैल्यू है। जिसकी स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर आज के समय के अंदर अगर मैं मनी को अपने पास स्टोर करके रखूं तो हमारी वैल्यू क्रिएट होती है। और वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसका लेना देना है हमारी वेल्थ क्रिएशन से। यानी अगर आज मैं मनी को अपने पास स्टोर करके रखूं तो मुझे वेल्थ क्रिएट होती हुई नजर आती है। अब मेजर ऑफ वैल्यू है और एक स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट है। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, जब बार्टर इकोनॉमीज हुआ करती थी और गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज किया जाता था तो हम लोग कई बार ये डिफाइन नहीं कर पाते थे कि किस क्वांटिटी के बदले में या फिर किस गुड्स के बदले में कितनी क्वांटिटी दूसरे गुड्स की मिलनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पर अगर एक कॉबलर व्हीट को परचेज करता है और व्हीट वाला पर्सन जिसके पास व्हीट है वो शूज लेना चाहता है तो एक पेयर ऑफ शूज के बदले में वो कितनी क्वांटिटी देगा, कितने किलो व्हीट देने वाला है, उसको डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाया करता था। लेकिन आजकल के समय के अंदर आप सब लोगों के पास वैल्यू डिफाइंड है। एग्जांपल के तौर पर आप मार्केट में शूज परचेज करने जाते हैं तो हम सब बोलते हैं कि ये 500 रुपए के शूज हैं, ये 1000 रुपए के शूज हैं, तो उसकी वैल्यू को डिफाइन किया जा सकता था बिकॉज उसकी मेजर ऑफ वैल्यू थी। और वो एक स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट भी है। और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट का मतलब है कि अगर मुझे किसी भी पेमेंट को फ्यूचर में करना है तो वो आज पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ मनी। अगर हमारे पास मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता तो हम लोग फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर पाते। आप खुद सोचिए कि गुड्स को गुड्स के बदले में फ्यूचर डेट्स के अंदर कैसे डिलीवर किया जा सकता था। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई पेरिशेबल गुड्स है, मान लेते हैं मेरे पास पंपकिन है और मैं किसी पर्सन को बोलता हूं कि आज मैं तेरे से ये गुड्स लेता हूं और फ्यूचर डेट के अंदर यानी कि 1 साल बाद या 2 साल बाद मैं तेरे को इसके बदले में पंपकिन दूंगा, तो क्या ये एक्सचेंज हो पाना उस समय पर पॉसिबल था? नहीं था। लेकिन आजकल के समय के अंदर मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जा सकता है, मनी को एक डेफर्ड पेमेंट के तौर पर देखा जा सकता है। अगर आपको कभी भी फ्यूचरिस्टिक पेमेंट करनी है तो आप मनी के तौर पर फ्यूचर में पेमेंट को आसानी से कर सकते हैं। देन हमारे पास इसका मतलब क्या निकल कर आया, अगर मैं आपसे पूछूं मनी क्या है तो आप बोलेंगे कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जहां पर गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। किसकी वजह से? मनी की वजह से। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू है, वी डिसाइड द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, हम गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को डिफाइन कर सकते हैं आज की डेट के अंदर। तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू है, मनी को सेव किया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है अपने पास फ्यूचर यूज के लिए, यानी कि मनी की स्टोरेज वैल्यू है। देयर इज स्टोरेज वैल्यू फॉर मनी। और जितना ज्यादा मनी जिसके पास होता है वो उतना ज्यादा वेल्थियर होता है, उतना ज्यादा वो वेल्थ क्रिएट करता है। देन उसके बाद आता है कि इसकी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड के तौर पर यानी कि फ्यूचर पेमेंट्स के लिए भी इसको एक मेजर के तौर पर यूज किया जा सकता है। सो मनी कैन बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट। फ्यूचरिस्टिक पेमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड के तौर पर इसको देखा जा सकता है, जो कि हम लोग नहीं कर पाया करते थे। फ्यूचर पेमेंट हम लोग नहीं देख पाया करते थे जब हमारे पास बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज देखने के लिए मिलता था। नेक्स्ट, अब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो है वो फेल क्यों होता है? क्या ड्रॉबैक थे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के? और जो ड्रॉबैक होंगे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के वही आगे चलकर फीचर्स बनते हैं किसके? आपके मनी इकोनॉमी के या फिर मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के। तो सबसे पहले दिक्कत क्या आया करती थी? सबसे पहले दिक्कत आया करती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब है कि जो एक पर्सन किसी भी गुड्स को सेल करना चाहता है तो दूसरा पर्सन उस गुड्स को परचेज करना चाहता हो, और दूसरे पर्सन के पास जो गुड्स है वही गुड्स पहला पर्सन परचेज करना चाहता हो। यानी कि जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था एक कॉबलर का और एक फार्मर का एग्जांपल दिया था जिसके पास व्हीट थी। अब डेफिनेट सी बात है कि अगर एक पर्सन जो जिसके पास की शूज है वो अगर व्हीट चाहता है तो इस अगर पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट होना है तो जो फार्मर है वो भी कहीं ना कहीं इन व्हीट्स के बदले में शूज को क्या कर रहा हो, एक्सेप्ट कर रहा हो, वो भी इस शूज की क्या समझता हो, रिक्वायरमेंट समझता हो, तभी ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन जो था वो पॉसिबल हो पाना
उस समय पर पॉसिबल हो पाना पॉसिबल था, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट टू इंडिविजुअल्स आर इन पोजेशन ऑफ सच गुड्स विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट, यानी कि दोनों के पास वो दोनों की दोनों चीजें होनी चाहिए, जो एक पर्सन बेचना चाहता हो और दूसरा पर्सन उसी चीज को परचेज करना चाहता हो, तभी एक्सचेंज हो पाना पॉसिबल था, अदरवाइज एक्सचेंज हो पाना पॉसिबल उस समय के अंदर नहीं हो पाया करता था। सेकेंड, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू? सो इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज गिवन अस अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एंड देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, राइट। एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है, यानी कि हमारे पास हर चीज की वैल्यू को डिफाइन करने का लॉजिक है। आजकल हर चीज की वैल्यू को हम लोग मनी के सेंस में क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है? डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, राइट। हम लोग अगर फ्यूचर में पेमेंट करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि गुड्स के बदले में गुड्स की पेमेंट फ्यूचर में हो पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाया करती थी, खास करके पेरिशेबल गुड्स की। तो अगर इस समस्या को दूर करना तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए था जिसके बदले में हम लोग गुड्स के बदले में किसी और चीज को एक्सचेंज कर सके। इसीलिए बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फेल हो जाता है, क्योंकि आप इसकी मदद से फ्यूचर पेमेंट को नहीं कर सकते थे। सो इवोल्यूशन ऑफ मनी हैव फैसिलिटेटेड द कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, राइट। फ्यूचरिस्टिक पेमेंट्स, डेफर्ड पेमेंट को क्या कर दिया? मनी ने सॉल्व कर दिया इस समस्या को। लास्ट हमारे पास आता है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, सेविंग एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? अगर आज आप लोग किसी भी चीज को स्टोर करके अपने पास रखते हैं तो आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, यानी कि आज के समय के अंदर अगर आप मनी को अपने पास स्टोर करके रखते हैं तो इट विल क्रिएट वेल्थ फॉर यू। लेकिन वही चीज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर हो पाना पॉसिबल नहीं था। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्यों नहीं हो पाना पॉसिबल था? क्योंकि अगर आप स्टोर करके रखते तो आप किस चीजों को स्टोर करते? आप गुड्स को अपने पास स्टोर करके रखते हैं, और गुड्स को अपने पास स्टोर करके रखने का मतलब है कि आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, बल्कि गुड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो खराब हो जाएंगी, राइट। तो क्या बोलता है यहां पर? स्टोरेज ऑफ वैल्यू की भी दिक्कत आप लोगों को देखने के लिए मिलती थी। और ये जो भी लिमिटेशंस आप लोगों को या फिर ड्रॉबैक जो भी आप लोगों को बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का देखने के लिए मिल रहा है, यही आगे चलकर आपको फंक्शन के तौर पर या फिर यही आगे चलकर आपको फीचर के तौर पर देखने को मिलेगा मनी इकोनॉमी का। यही सारी समस्या को सॉल्व किया जाता है आपके मनी के द्वारा। इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्म्स ऑफ मनी। आज के समय के अंदर हमारे पास कितने प्रकार के मनी होते हैं? तो मनी को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं 4 कैटेगरी के अंदर। यहां पर एंड वर्ड लिखा गया है, ध्यान से समझना, यानी कि चारों टाइप की परिभाषाएं जो है वो अलग अलग है। सबसे पहले आप सब लोगों को देखने के लिए मिलता था फियाट मनी, फिर आपको देखने के लिए मिला फ्यूड्यूसरी मनी, आपको देखने के लिए मिलता है फुल बॉडेड मनी, आपके पास है क्रेडिट मनी। अब आपको यह समझना होगा फियाट मनी, फिड्यूसरी मनी क्या होता है, फुल बॉडेड मनी क्या है और क्रेडिट मनी क्या है, ये सारी की सारी चीजें होती क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं फियाट मनी की, फियाट मनी का मतलब क्या होता है? तो कहता है फियाट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इंक्लूड ऑल द नोट्स एंड द कॉइन which the people in a country are legally bound to accept as a medium of exchange। क्या आप सब लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश करी कि अगर आप जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे साउथ तक चले जाएं या फिर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, किसी भी पार्ट में इंडिया में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आप सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को कर पाते हैं मनी की मदद से, और कोई भी व्यक्ति विशेष उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि उसको एक्सेप्ट किया जाता है एज ए लीगल टेंडर बाय द गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार के द्वारा उसको लीगल टेंडर के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है। तो हम लोग यहां पर क्या समझते हैं कि फियाट मनी का मतलब होता है वो मनी जिसको कि अथॉरिटी के द्वारा ऑर्डर पास करके इशू किया गया है और उसको एक्सेप्ट करना हर किसी के लिए जरूरी है।
आगे समझने से पहले और आगे चलने से पहले मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं सीयूटी की या फिर आप तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड्स एग्जाम्स की, तो आप हमारे साथ भी इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे साथ इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए आप सब लोगों को सिंपली अड्डा 247 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आप सब लोगों को वहां से कोर्सेज को परचेज कर लेना है। अगर आप सब लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप सब लोग कोर्सेज को डायरेक्टली अपने ब्राउजर को ओपन कर कर भी परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली जैसे कि गूगल क्रोम को आप लोगों ने ओपन किया, सर्च बॉक्स में जाकर वहां पर आप लोगों ने अड्डा 247 टाइप करना है। जैसे ही आप अड्डा 247 वहां पर लिखेंगे तो वहां पर आएगा अड्डा 247 इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप ऑल कोर्सेज के ऊपर जाएंगे। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज के ऊपर जाने वाले हैं तो आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जाना होगा। जैसे ही आप यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर जाएंगे तो आपको सीयूटी यूजी के ऊपर जाना होगा। सीयूटी यूजी के अंदर आपको अलग अलग कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे, चाहे सीयूटी कॉमर्स चाहे सीयूटी आर्ट्स के कोर्सेज हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप सब लोगों को सीयूटी महापैक को परचेज करना चाहिए। सीयूटी महापैक के फायदे क्या हैं कि इस बैच को एक बार परचेज करने के बाद आपको थ्रू आउट पूरे सीयूटी एग्जाम तक जितने भी हमारे बैचेज आते हैं उनका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसके बाद मिलने वाला है। आप जैसे ही सीयूटी महापैक के ऊपर जाएंगे तो आपको सीयूटी कॉमर्स का महापैक यहां पर दिखेगा, जहां पर आपको सिंपली क्या करना है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब सीयूटी महापैक के अंदर जब आप कॉमर्स के महापैक देख रहे हैं तो एक का प्राइस आपको कम दिखेगा और दूसरे का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि इस वाले महापैक के अंदर आपको बुक्स जो है, फिजिकल बुक्स जो है वो आपको डिलीवर नहीं की जाती है, जबकि ये जो आपका महापैक है इसके अंदर जो हमारी बुक्स होती हैं वो भी आपको आपके घर तक पहुंचाई जाती है, डिलीवर करवाई जाती है हमारी टीम के द्वारा। इसको परचेज करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपको कोड यहां पर बता रखा होगा इस कोड को आप लोगों को यहां से रिमूव करना है। जैसे ही आप इस कोड को रिमूव करेंगे आपके प्राइसेस आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे और उसके बाद आप इसके ऊपर बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक टीचर स्पेसिफिक कोड को अप्लाई करना है, वो रहेगा Y828। जैसे ही आप ये Y828 कोड जो है वो अप्लाई करते हैं तो आप सब लोग देख पाएंगे कि यहां पर आपको 3060 रुपए का डिस्काउंट जो है वो डायरेक्टली देखने के लिए मिल रहा है और आपको ये कोर्स मात्र 14,939 रुपए का देखने के लिए मिलेगा। पूरे साल भर की प्रिपरेशन आपकी इसी बैच के थ्रू हो जाएगी, आपको किसी भी तरह की एक्स्ट्रा कोचिंग्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब बैक टू टॉपिक आते हैं, लेकिन इस कोर्स को लेने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये कोड लगाना मत भूलिएगा। कोड रहेगा Y828। अब आगे चलते हैं और आगे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं फिएट मनी के बाद हमारे पास आता है फिड्यूसरी मनी। अब फिड्यूसरी मनी का मतलब क्या होता है, अगर मैं आप सब लोगों से डिस्कस करूं व्हाट इज फिड्यूसरी मनी, तो उससे पहले हम लोगों को समझना होगा कि फिड्यूसरी का मतलब होता क्या है। फिड्यूसरी का मतलब होता है ट्रस्ट, यानी कि जिसको कि हम लोग मनी के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट। जैसे कि पहले के समय के अंदर हुंडीज हुआ करती थी, सेम सेंस पर आज के समय की बात करता हूं तो हमारे पास चेक जो है इनको एक्सेप्ट किया जाता है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। सो इट इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। राइट, पेयर और पेई के बीच में क्या है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की वजह से इसको एक्सेप्ट किया जाता है, मीडियम एक्सेप्ट किया जाता है एज ए करेंसी मान लो या फिर एज अ मनी एक्सेप्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर चेक्स को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट, है ना, क्योंकि हम लोग दूसरे पर्सन के ऊपर क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और हम लोग ये जानते हैं कि हमारा उस पर्सन के ऊपर भरोसा है तो हम उससे क्या लेते हैं, चेक ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे अगर किसी पर्सन से पेमेंट लेनी है और वो पर्सन बोलता है कि भाई अभी पेमेंट मेरे पास नहीं है लेकिन मैं तेरे को एक फ्यूचर डेट का चेक काट कर दे देता हूं और मैं उससे एक्सेप्ट कर लेता हूं उस पेमेंट को, तो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट आई एम एक्सेप्टिंग दैट, तो ट्रस्ट की वजह से मैंने उसको एक्सेप्ट किया, इसलिए उसको बोला जाता है फिड्यूसरी मनी। अब दूसरी चीज आप लोगों को समझनी है, वो क्या समझनी है कि जब आपका चेक जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है 1881 के अंदर, तो अगर आप चेक अगर आपका बाउंस होता है तो उस केस पे आपको फिर पेनल्टीज और आपको हो सकता है कि जेल वगैरह के कॉन्सेप्ट भी देखने के लिए मिले।
क्यों? क्योंकि सर यहां पर आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, क्योंकि आपका जो भरोसा था वो भरोसा कहीं ना कहीं टूटा है। इसके लिए थोड़े से इसके साथ में आपको कड़े कानून जो है वो देखने के लिए या फिर जुड़े हुए देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद फिर आप सब लोगों के पास आता है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अब फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। तो फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है जहां पर मनी वैल्यू करेंसी वैल्यू के बराबर होती है। ध्यान से समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलने लग रहा हूं। जहां पर आप लोगों की मनी वैल्यू जो है वो आपकी करेंसी वैल्यू के बराबर है, तो उसको बोला जाएगा आपका क्या, फुल बॉडीड मनी। क्या बोला जाएगा? फुल बॉडीड मनी उसे बोला जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई हम लोग जब भी किसी कॉइन की बात कर रहे हैं तो उस कॉइन की जो वैल्यू है, उस कॉइन की वैल्यू जो है वो मनी वैल्यू के बराबर होगी। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर समझिएगा, आपको समझ में आएगा। इट रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एंड व्हेन दीज आर इशूड। एग्जाम्पल, अ रुपीज कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया was made of silver. Commodity value of the coin was equal to the money value at the time of its issuing, or the market value of the silver contained in the coin was equal to ₹1। यानी कि जो वो सिक्का ब्रिटिश टाइम के अंदर जो 1 रुपए का सिक्का आया करता था वो चांदी का बना हुआ होता था। तो जो वो 1 रुपए का सिक्का था उस 1 रुपए के अंदर जो चांदी हुआ करती थी वो 1 ही रुपए के बराबर हुआ करती थी। यानी कि मनी वैल्यू और उस सिक्के की वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल हुआ करती थी। इसीलिए हम लोगों ने उसको क्या बोला, फुल बॉडीड मनी बोला। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या देखने को मिला कि इस कॉन्सेप्ट को हटाकर हमारे पास फिर कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिला क्रेडिट मनी का। क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है कि जहां पर मनी वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेट ऑफ कॉमोडिटी वैल्यू। तो मनी वैल्यू हम लोग को ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, हमारे पास जो होगी वो ज्यादा मनी वैल्यू होगी, और कॉमोडिटी वैल्यू जो होगी वो हमारी कम होगी। अब इसका मतलब क्या है, अब आप इससे क्या समझते हैं कि मनी वैल्यू ज्यादा है और कॉमोडिटी वैल्यू जो है वो कम है? इसका मतलब होता है कि जो आजकल की आपकी करेंसीज है, जैसे कि आपके पास 500 रुपीज का नोट है, आपके पास मेटल्स के कॉइन्स है या फिर एलॉय के कॉइन्स आज के टाइम पर आपके पास है, तो क्या जो वो 500 रुपए का नोट है, क्या उस 500 रुपए की नोट की वैल्यू 500 रुपए के बराबर ही है? नहीं सर, उसकी वैल्यू ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसको अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया। लेकिन क्या उस कागज के टुकड़े की वैल्यू 500 रुपए के बराबर है सही मायने में देखा जाए तो? नहीं। तो क्या बोलता है, तो उस केस में वो जो मनी है उसको क्रेडिट मनी बोला जाता है। सो इट रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन, जहां पर मनी वैल्यू हमारी ज्यादा होती है किससे, हमारी कॉमोडिटी वैल्यू से, तो उसको बोला जाता है क्रेडिट मनी। एग्जाम्पल के तौर पर, What is the market value of the metal that the rupees coin is made of in India? आज के समय के अंदर भारत के अंदर जो मेटल के कॉइन आप लोग को बनते हुए नजर आते हैं उसकी वैल्यू क्या है? तो आज क्या उसकी वैल्यू उसी के बराबर है? नहीं, ऑब्वियसली मच लोअर देन द मनी वैल्यू ऑफ द रुपीज कॉइन। अदरवाइज पीपल वुड हैव मेल्टेड एंड हैव सोल्ड दैट इन द मार्केट एट अ प्राइस हायर देन 1 रुपीज। कहता है अगर 1 रुपए, अगर उस सिक्के की वैल्यू 1 रुपए से ज्यादा होती तो लोग क्या करते, उसको अपने घरों में ले जाते, मेल्ट कर देते और मेल्ट करके उसे ज्यादा पैसे जो है वो कमाते। लेकिन सरकार ने क्या किया, उसकी वैल्यू को उससे कम रखा ताकि लोग जो है उसका मिसयूज जो है वो ना कर सके इकोनॉमी के अंदर। इसके बाद हमारे पास आता है दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के द्वारा क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं? तो जनरली जब मैं मनी के फंक्शंस की बात करता हूं तो मनी के द्वारा 2 फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। एक प्राइमरी फंक्शन होता है और एक हमारे पास सेकेंडरी फंक्शन होता है। और इस बार के सीयूटी के पेपर के अंदर यहां से क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो आपको जब क्वेश्चन दिया जाता है तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं उससे कि ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये मेन फंक्शन है या फिर ये सेकेंडरी फंक्शन है। तो उस चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि कई बार ये चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती है और उसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो यहां पर क्या बोला जाता है, अगर मैं बात करता हूं फंक्शंस ऑफ मनी की, तो मनी के द्वारा 2 फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है।
एक मनी का प्राइमरी फंक्शन है और एक मेरे पास आपको सेकेंडरी फंक्शन और सब्सिडरी फंक्शन के तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। एक प्राइमरी फंक्शन है और एक आपको सेकेंडरी फंक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर मैं प्राइमरी फंक्शंस की बात करता हूं तो प्राइमरी फंक्शन का मतलब हुआ मेन फंक्शन ऑफ मनी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मनी? तो जब मैं मेन फंक्शंस ऑफ बात करता हूं तो कहता है मनी परफॉर्म टू प्राइमरी फंक्शन, दो प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है मनी के द्वारा। सबसे पहले एक तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जाता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? तो मनी एक्ट एज ए मीडियम फॉर द सेल एंड द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जाता है। सेकंड, मेजर ऑफ वैल्यू है और यूनिट ऑफ वैल्यू है। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इज मेजर इन द मॉनेटरी सेंस। आज के इस समय के अंदर आप हर चीज की वैल्यू को मनी के सेंस में क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। आप मार्केट में किसी भी चीज को परचेज करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इस चीज की वैल्यू जो है वो 10 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए है, और वो इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज इट हैज मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। अगर इसकी मेजर ऑफ वैल्यू या फिर यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं होती तो आप आज भी बढ़िया तरीके से चीजों को एक्सचेंज नहीं कर पाया करते। नाउ व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शंस? अदर फंक्शंस आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं? तो यहां पर आपको सेकेंडरी फंक्शंस के तौर पर या फिर सब्सिडरी फंक्शन के तौर पर देखने के लिए मिलता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, यानी कि फ्यूचर रिलेटेड पेमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड के तौर पर यूज किया जाता है। स्टोर ऑफ वैल्यू है, यानी कि इसको आप अपने घर के अंदर, अपने बैंक अकाउंट के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू क्रिएशन होती है। और उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, यानी कि उसको पार्ट के तौर पर, किसी भी पार्ट के तौर पर क्या किया जा सकता है? पार्ट ऑफ वैल्यू के तौर पर उसको एक्सचेंज किया जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है, राइट? उसकी पार्ट वैल्यू है। नाउ उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सप्लाई ऑफ मनी। तो अगर मैं सप्लाई ऑफ मनी की आप लोगों के सामने बात करता हूं तो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता क्या है? सप्लाई ऑफ मनी का जनरल मतलब होता है कि लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कितनी करेंसी है, और करेंसी का मतलब पेपर करेंसी प्लस कॉइन करेंसी दोनों को इंक्लूड किया जाता है। यानी लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कितनी करेंसी है, लोगों के पास कितना पैसा है, उसी को ही मनी सप्लाई बोला जाता है। और मनी सप्लाई क्रिएट करने का काम जो है वो आपके कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है। तो क्या बोला जाता है? सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब एक बात यहां पर लिखी गई है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक्स के अंदर आप सब लोगों को दो कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलते हैं। एक आप सब लोगों को देखने के लिए मिलता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, और एक आप सब लोगों को देखने के लिए मिलता है फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट के बीच में क्या फर्क होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, वहीं पर अगर मैं फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो ये आपका पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि हम लोग मनी सप्लाई के अंदर कहते हैं कि लोगों के पास कितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, इसीलिए मनी सप्लाई जो है वो कैसा कॉन्सेप्ट होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। जबकि अगर एक पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए, जैसे सेविंग की बात की जाए, इनकम की बात की जाए, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इट रेफर टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लोगों के पास कितना पैसा है। याद रखिएगा कि मनी सप्लाई की जब बात की जाती है तो मनी सप्लाई के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ उसी पैसे की बात करते हैं जो कि लोगों के पास है या फिर लोगों के द्वारा होल्ड किया जा रहा है या फिर हेल्ड किया जा रहा है। इसके अंदर हम लोग बैंकों के पैसे को इंक्लूड नहीं करते हैं, चाहे वो आरबीआई का पैसा है, चाहे वो आपके कॉमर्शियल बैंक का पैसा है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है बिकॉज दे आर द क्रिएटर ऑफ मनी। वो मनी सप्लाई को क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। आगे सप्लाई ऑफ मनी के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? तो सबसे पहले स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट है, राइट? गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, स्टॉक है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और स्टॉक जो कि हेल्ड किया जाता है कंट्री के बैंकिंग सिस्टम के द्वारा, उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है बिकॉज दे आर द क्रिएटर ऑफ मनी सप्लाई। इट इज सो बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द सप्लायर ऑफ मनी। सप्लायर ऑफ मनी इज नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। तो इसको मनी सप्लाई का पार्ट क्रिएट नहीं किया जाता है, इसको पार्ट के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाता है बिकॉज दे आर द क्रिएटर ऑफ द मनी सप्लाई। ठीक है, ये बात है। देन मेजरमेंट ऑफ द मनी सप्लाई।
तो मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 टूल्स होते हैं, 4 मेजर्स है। एक M1 मेजर होता है, एक M2 मेजर है, एक M3 मेजर होता है और एक हमारे पास M4 मेजर होता है, जिसको कि हम लोग ब्रॉड मनी और नैरो मनी के तौर पर भी जानते हैं। आप सब लोगों ने कमेंट करके मुझे ये बताना है कि कौन सा टाइप के जो मेजर्स हैं उनको ब्रॉड मनी बोला जाता है और कौन से टाइप के मेजर्स को जो नैरो मनी के तौर पर जाना जाता है। आपके एग्जाम के अंदर M1 है तो M1 को डिटेल में समझेंगे। इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। 4 मेजर्स है पॉपुलरली नोन एज M1, M2, M3 एंड M4। M1 की अगर मैं बात करता हूं तो M1 मेजर के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो M1 मेजर के अंदर आपका आता है C प्लस DD प्लस OD। आप इसको ऐसे याद रखते सकते हैं COD DD, कैश ऑन डिमांड एंड डिमांड ड्राफ्ट, राइट। अब आप लोग को इसको कैसे याद रखना है, COD DD, है ना, COD DD के तौर पर अगर आप इसे चाहें तो याद रख सकते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, C का मतलब क्या होता है, DD का मतलब क्या होता है, OD का मतलब क्या होता है। C का मतलब होता है, C बेसिकली मीन्स करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, कि लोगों के पास कितनी करेंसी है, और इसके अंदर कॉइन के साथ साथ पेपर नोट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। इट इंक्लूड कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट। लोगों के पास कितनी करेंसी है उसकी बात करते हैं, इसके अंदर हम लोग कॉइन प्लस पेपर करेंसी दोनों की बात करते हैं। सेकंड आता है डीडी। डीडी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के पास लोगों की डिमांड डिपॉजिट कितनी है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। और ओडी की जब मैं बात करता हूं, ओवरड्राफ्ट की जब मैं बात करता हूं, तो इसका मतलब क्या है, डिमांड डिपॉजिट जो कि आरबीआई के पास है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, जैसे कि नाबार्ड की, उसको इंक्लूड करेंगे। डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास है फॉरेन सेंट्रल बैंक की और फॉरेन गवर्नमेंट की, उसको इंक्लूड किया जाएगा। डिमांड डिपॉजिट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जैसे कि आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, इसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो M1 मेजर के अंदर क्या होती है, इंक्लूड की जाती है। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब हमारे पास टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक, वो है क्या डिफरेंस होता है टर्म डिपॉजिट और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट के बीच में। टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट के नाम से ही पता चलता है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये डिपॉजिट रहता है। तो अगर मैं टर्म डिपॉजिट की बात करता हूं तो क्या बोलता है, मेड ओवर प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग बात करते हैं। डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास कोई भी प्री डिटरमाइंड मैच्योरिटी पीरियड नहीं रहता है। इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड होते हैं टर्म डिपॉजिट के ऊपर, और यहां पर इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं। यहां पर लो लिक्विडिटी होती है एंड ईज ऑफ एक्सेस होती है। लो लिक्विडिटी क्यों है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक आप लोगों को इसको क्या करना है, रखना है। और यहां पर आप सब लोगों को ग्रेटर लिक्विडिटी देखने के लिए मिलती है क्योंकि यहां पर टाइम बाउंड लिमिट नहीं है। हायर इंटरेस्ट रेट देता है, यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होते हैं। कैन नॉट बी विड्रॉन अंटिल मैच्योरिटी विदाउट अ फाइनेंशियल पेनल्टी, आप लोग इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक समय से पहले अगर इन पैसों को विड्रॉ करते हैं जो कि आपने टर्म डिपॉजिट के तौर पर डाले हैं, तो आपको संभवतः अच्छी खासी पेनल्टी जो है देनी पड़ती है। लेकिन ऐसे सच सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती डिमांड डिपॉजिट के तौर पर। इसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के। तो ये दोनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस होता है। तो यही था आप लोगों का चैप्टर मनी, और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये चैप्टर आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग तैयारी करना चाहते हैं सीयूटी की और अपने बोर्ड्स की कंबाइंड तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप सब लोगों की कोई भी कंसर्न्स, क्वेरीज है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। उसके लिए मेरी ईमेल आईडी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मेरी ईमेल आईडी रहेगी prince.thakur@adda247.com। इसके ऊपर आप सब लोग मुझे क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और अपने कंसर्न्स को बता सकते हैं। अब कोर्सेज अगर आप लोगों को परचेज करने हैं तो कोर्स को परचेज करने के लिए आप सब लोगों को सिंपली क्या करना है, ADDA247 की एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। ADDA247 की एप्लीकेशन के ऊपर जाने के लिए आपको सिंपली गूगल क्रोम ब्राउजर को क्या करना है, ओपन करना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद अगेन आप सब लोगों को यहां पर सिंपली टाइप करना है ADDA247। जैसे ही आप ADDA247 टाइप करेंगे आपको यहां पर इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म दिख जाएगा। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहां पर ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है और ऑल कोर्सेज के ऊपर जाकर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर क्लिक करना है। आप यहां पर क्लिक करने के बाद टाइप करेंगे सीयूटी यूजी के ऊपर क्लिक करेंगे
सीयूटी यूजी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सीयूटी कॉमर्स और सीयूटी आर्ट्स के बैचेस जो है वो अलग अलग तौर पर देखने के लिए मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सीयूटी कॉमर्स के अंदर जो अभी हाल ही में बैच चल रहा है वो बैच हमारे पास है एक समर्थ 2.0 बैच और एक उन्नति ड्रॉपर बैच के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन मैं आप सब लोगों को जनरली रिकमेंड करता हूं कि अगर आप सब लोगों को बैचेस लेने हैं तो आप सब लोगों को हमारे महापैक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप सीयूटी महापैक को परचेस करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक बार इस बैच को लेने के बाद आप पूरे साल भर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रिपरेशन करते हैं वन टाइम पेमेंट के साथ, जिसका मतलब आपको सारे के सारे बैचेस का एक्सेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलने वाला है। अब यहां पर दो बैचेस हैं, एक के अंदर आपको बुक्स प्रोवाइड की जाती है और दूसरे के अंदर आपको फिजिकल बुक्स नहीं दी जाती है, आपको ई बुक्स दी जाती हैं। इस बैच को परचेज करने के लिए आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर इस कोड को रिमूव करना है, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर सिंपली अप्लाई करना है Y828। जैसे आप ये Y828 कोड अप्लाई करते हैं तो आपको यहां पर 14,939 रुपए का ये बैच देखने के लिए मिलेगा और पूरे साल भर की प्रिपरेशन जो है आप फिर बहुत आसानी से कर सकेंगे। आशा करता हूं कि ये क्लास आप सब लोगों को बहुत बेहतर लगी होगी और किसी भी तरह के डाउट के लिए मुझे मेल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सब लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं आपका मेंटर प्रिंस ठाकुर आप सबसे कहता हूं जय हिंद।